नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस की किताबों का विमोचन करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक और पुलिस के सख्त व्यवस्था की गई है। 2500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर लाल परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर अविनाश लवानिया ने तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि 2500 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि किसी शहरवासी को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी जी किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? बहुत ही अच्छा एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणा से पूरे प्रदेश में चलाया गया है। हर्ष का विषय है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र तो थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो उसका लाभ अभी तक नहीं ले पाए थे। उन सबका चिन्हांकन भी किया गया है और उनके जो प्रकरण है वो स्वीकृत भी किए गए हैं। आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र उन सभी लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। उसको लेके सतत हमारी जो कार्रवाई है वो चल भी रही है। ऐसे में जिन केसेस में पाया गया कि तमाम आईसी एक्टिविटीज़ के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हम लोगों ने की है, लीगल कार्रवाई की है। कई लोगों के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करने की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जैसा कि किसी भी अभियान या किसी भी नए कार्य के साथ होता है कि इनिशियली कुछ समस्याओं के साथ साथ धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से ये अभियान भी लगातार सक्सेसफुल हो रहा है और हम बहुत ही जल्दी सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन न करे। थैंक यू। कल होने वाले माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पर पूरे शहर में लगभग 2500 अधिकारी जवान इस व्यवस्था में रहेंगे, जो एक्सेस कंट्रोल, कारकेड आदि में व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त शहर में अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी कराई जा रही है और सेंसस भी कराया जा रहा है, जिससे संदिग्ध लोगों की पतारसी की जा सके। ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, कल ट्रैफिक का बहुत विस्तृत एक चैलेंज हम लोगों के पास रहेगा। लगभग 1500 बसें यहाँ पर आ रही हैं, तो यहाँ पर इस ग्राउंड के आसपास की जितनी भी पार्किंग्स हैं उनमें ये पार्किंग सुनिश्चित कराई जा रही है। और अगर बसें और अधिक बढ़ गई तो बुलेवार्ड स्ट्रीट और संभवतः जो लिंक रोड है वहाँ पर भी पार्किंग कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर के 1500 बसें अपेक्षित हैं और 4 पहिया वाहन लगभग 1500 से 2000 अपेक्षित हैं। उनके लिए पार्किंग अलग अलग जगह पे की जा रही है और इसकी एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति आज शाम को 4 बजे यातायात विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मातृभाषा का विस्तार और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मार्गदर्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग में निरंतर हो रहे नवाचार का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश को हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले देश के प्रथम राज्य होने का गौरव
प्राप्त होने जा रहा है। आगामी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ, हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रमों की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। बच्चे खुशी कार्य करते हैं, वो साथ में रहेंगे क्या? वो ये नहीं बोलेंगे तो क्या आप लोग उनकी बाइक लेने जाओगे? अपनी दुकान चलाने के लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, अब खुद की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। तहसील स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा बोले 16 अक्टूबर रविवार को देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश वो राज्य बनने वाला है जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। हमारी जो हिंदी की किताबें हैं उनका विमोचन होगा, मेडिकल की फर्स्ट ईयर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये एक बड़ा काम किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार का ये देश के हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सौगात है। 16 अक्टूबर रविवार को लाल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे अमित शाह जी पधारेंगे और हमारी फर्स्ट ईयर की किताबें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों किताबों का विमोचन होगा। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्र और आम जनता भी उपस्थित होगी, क्योंकि ये केवल मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई का ही विषय नहीं है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद जिस प्रकार से छात्रों को शिक्षा पद्धति में इंग्लिश थोपने की जो बात चलती थी, उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन का मामला। इसलिए छात्र तो रहेंगे ही इस कार्यक्रम में और उसके साथ साथ आम जनता भी रहेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने ये काम करके दिखाया है। 16 अक्टूबर को अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड पहुंचे। एक सांसद हिंदी भाषा प्रांत से आते हैं और जब बोलते हैं तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में। मैंने बाद में पूछा, तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषा प्रांत से जीत कर आए हो, अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे हो? अरे अलग इम्प्रेशन पड़ता है। मैंने कहा, अंग्रेजी में भाषण देकर चुनाव जीत कर आ जाओगे क्या? एक नौजवान मुझे मिला, बड़ी दुख सा लग रहा था। मैंने कहा, बात क्या है? उसने कहा, मेरे फादर डेड हो गए हैं। अब लगता था अंग्रेजी कैसी भी बोलो, अंग्रेजी आनी ही चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं दुनिया के कई देशों में गया हूँ, मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं तो हिंदी में बोला। एक दूरभाषी जो चाहिए है वह बोलेगा, हमें बताएगा, हम बोलेंगे वह उन्हें बताएगा। परेशानी क्या है इसमें? फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। आज आपसे बात करके बहुत आनंदित, इसलिए कि ये बात जानी चाहिए नीचे तक। इसका उद्देश्य है, ऐसे ही आपका समय नहीं किया। नीचे तक ये भाव जाएगा और दृढ़मूल होगा, तब चुड़ैल उतरेगी। चुड़ैल उतरेगी। यहाँ गांव-गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। क्या
जा सकता है, क्या परेशानी है? अब डॉक्टर मित्र बैठे हो तरीके निकालेंगे। आई लव माई कुर्बाई। अब कुर्बाई में कोई अंग्रेजी जाने का नहीं जाने, आई लव माई कुर्बाई। अब इसको क्या कहोगे? अच्छा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं दुनिया के कई देशों में गया और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं तो हिंदी में बोला। लगता क्या है आपको? एक दो भाषा तो चाहिए, वो बोलेंगे, हमें बताएगा, हम बोलेंगे, उन्हें बताएगा। क्या परेशानी क्या है? तुम्हारी भाषा में तुम्हें गर्व है, हमारी भाषा में हमें गर्व है। बीच में बैठा है, तुम्हें बता देगा, ये मुझे बता देगा, खत्म। मैं तो कई यूनिवर्सिटीज में भाषण दे के आया, दुनिया भर में, यूएसए से लेकर और यूके तक। शानदार हिंदी में बोला। और मैं आपसे सच कहता हूं कि अंग्रेजी बोलने पे कम तालियां बजती थी जो दूसरे बोलते थे। जब मैं अपनी मातृभाषा में बोलता था तो मुझे इज्जत और सम्मान के साथ बोलता था। रूस में कौन अंग्रेजी को पूछता है जी? चीन में कौन अंग्रेजी को पूछता है? जापान में कौन पूछता है? जर्मनी में कौन पूछता है? फ्रांस में कौन पूछता है? इटली में कौन पूछता है? हमें पता नहीं कहां के गुलाम हो गए, अंग्रेजी के मर गए। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? सच में इस मानसिकता को मारने की जरूरत है। जबलपुर के मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के रामपुर स्थित शक्ति भवन के मुख्य कार्यालय के सामने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां इस दौरान कर्मचारियों के द्वारा हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत नर्मदा तट ग्वारी घाट से पैदल 5 किलोमीटर का मार्च करते हुए शक्ति भवन पहुंचे और प्रदर्शन किया, जहां मुख्य कार्यालय के सामने पुलिस और विद्युत कंपनी के सुरक्षा बलों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके चलते आक्रोशित कर्मचारियों द्वारा गेट के सामने ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के समय वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। संविदा का नियमितीकरण जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो। अरे यार पीछे आगे वाला है, चाहे मजबूरी हो, अभी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। उसका नियमितीकरण किया जाए। और दूसरा हमारा सबसे शोषित वर्ग है, आउटसोर्स है, जिसकी शोषण की पराकाष्ठा आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे माध्यम से शासन को बात करना चाहता हूँ कि विगत मोबाइल जो आउटसोर्स करने को अपनी सेवाएं दे रहा है
उनकी सेवाएं सुरक्षित की जाएं, उनका विभाग में संविलियन किया जाए। इन मांगों के तहत हमने एक एजेंडा तैयार किया जो आज आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। इसमें मुख्य मांग है हमारी संविदाधिकारी कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि अन्य जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश कर्मचारी कल्याण संघ, जो कि मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स का एक घटक दल है, के बैनर तले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी केवल 2 मुख्य मांगे हैं। पहला तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और दूसरा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट मानव संसाधन नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनका विभाग में संविलियन किया जाए, ताकि वो अपने भविष्य की चिंता को छोड़कर अच्छे से मन लगा के काम कर सकें और जिससे सेक्टर और कर्मचारियों दोनों का भला हो सके। तो यही मांग हम कंपनी प्रबंधन एवं शासन को पहुंचाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली के माध्यम से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपना ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आदित्य चौबे। सीएम शिवराज ने किसानों के नाम संदेश दिया। मध्य प्रदेश में नहीं है खाद की कमी। रबी की बोवनी के लिए मध्य प्रदेश में है खाद की पर्याप्त व्यवस्था। अफवाहों पर ध्यान न दें। किसान भाई आवश्यकता के अनुसार ही खाद उठाएं। किसान डीएपी, पोटाश, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी सहित सभी तरह का खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद आपूर्ति के निरंतर कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गड़बड़ करने वालों को ज़्यादा पैसों में खाद बेचने वालों की शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने जारी किया हेल्पलाइन। सूचना मिलते ही समस्या का समाधान किया जाएगा और दोषियों पर होगी कार्रवाई। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं। आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए, तो आप 0755267843 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वर्षा के कारण, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। किसान कितनी कठिनाई में पड़ते हैं ये मैं समझता हूं। इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। इसलिए जिन किसानों की फसल खराब हुई है या कुछ नुकसान पहुंचा है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संकट है, लेकिन इसके पार निकाल के हम आपको ले जाएंगे, इसलिए चिंता ना करें। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गांधी चौपालों में आयोजित की जा रही है। गांधी चौपालों में अब भीड़ बढ़ने लगी है, सैकड़ों की जुट गई है तादाद में जनता चौपालों पर पहुंचकर अपनी समस्या और दुख दर्द बयान कर रही है। गांधी चौपाल के मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में अब वार्ड स्तर पर भी गांधी चौपालें लगनी शुरू हो गई हैं। अब तक 32,012 चौपालें लग चुकी हैं। सागर, जबलपुर, सतना, रीवा, सीधी, भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना से 80 से अधिक चौपालें लग चुकी हैं। अब विधान सभागार 100 चौपालों की दिशा में तेजी लाई जा रही है। शहरों में भोपाल, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, सतना, रीवा में वार्ड स्तर पर भी चौपालें आयोजित की गई। अभी आने वाले हैं, उनसे भी हम समझ ले रहे हैं। कमलनाथ जी भारत जोड़ो यात्रा पे जा रहे हैं, आपसे कहा था कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा पे गांधी यात्रा जो गांधी चौपाल लगा उसको संबोधित करने की बात है, तो
कमलनाथ जी से कल चर्चा हुई है और चूंकि दिग्विजय सिंह जी इस कार्यक्रम के जो है प्रमुख हैं, इसलिए अभी दिग्विजय सिंह जी आने वाले हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करके और कहीं एक सब जगह निर्धारित करेंगे। जो उनका रूट है, जिन जिलों में वो 16 दिन जहाँ से यात्रा करेंगे, उनमें जहाँ पर भी पड़ाव करती है उनकी यात्रा, पड़ाव के किसी एक क्षेत्र पर हम चौपाल भी लगाएंगे। बिल्कुल करेंगे, संबोधित करेंगे वो हमारी चौपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमलनाथ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो गांधी चौपाल का कार्यक्रम हो रहा है, वो गांधी चौपाल अब पीक पर आती जा रही हैं और 3212 चौपालें अभी तक लग चुकी हैं। अब हमारा जो गांव के साथ साथ शहरों में भी ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पेनिट्रेशन शुरू हो गया है। कल भोपाल में चौक बाजार में आदरणीय आरिफ मसूद जी के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन हुआ और उसमें जो है शहरों की समस्याओं को भी जानने की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ चौपालें लग रही हैं, ऐसे भी मजरे टोले हैं, ऐसे भी गांव हैं जिनकी आबादी 200 है, वहाँ पर भी गांधी चौपाल लगी है और गांधी चौपाल निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले हमने जो गांधी चौपालें लगाई थी उनमें 50, 60, 70 इस तरह से हमारे जो है लोगों की वॉक-इन होती थी और उसमें कितने लोग आते थे। आज वो संख्या बढ़कर आज 500 से 700 कार्यकर्ता और जो है गांव के लोग इन चौपालों में शिरकत कर रहे हैं। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भी देंगे जिनसे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि कितनी भारी तादाद में लोग इस चौपाल कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। रोज हमारे पास फोन आते हैं और जो गांधी का जो चिंतन है उसके प्रति लोगों की कितनी जिज्ञासा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास रोज सैकड़ों फोन आते हैं और लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। ये कार्यक्रम जब सोशल मीडिया पर हमने चलाया तो इसमें दूसरे राज्यों के लोग भी इसकी जानकारियां मांग रहे हैं और वो इसमें रुचि दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी हमारे पास फोन आते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेज गांधी चौपाल का फेसबुक पर हमने जो पेज डाला था, उस पेज की 15 दिन के अंदर उसको 1,21,000 लोग विजिट कर चुके हैं और 19,400 से ज़्यादा लोगों ने उसमें एंगेजमेंट किया और उसमें जो है उन्होंने उसकी जानकारियां जुटाई। करीब जो है 29,000 लोगों ने इस बीच में जो है इन 15 दिनों में मेरी प्रोफाइल को विजिट किया और मेरे फ़ोन नंबर उस पेज से उठाए और मेरे से लोगों ने संपर्क भी किया। आप सब लोगों के माध्यम से उसका कवरेज भी अच्छा हुआ और उसका प्रचार प्रसार। तो उस चौपाल में जो गांव की महिलाएं हमारे पास आईं, उन महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 साल की सरकार के बाद राजधानी के 10 किलोमीटर के रेडियस में बसे गांव में बिजली नहीं है, खंबे नहीं है, तार नहीं खिंचे हैं। तत्काल जो है चौपाल में हमारे स्थानीय विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद थे। उनकी विधायक निधि से इसके लिए एमपीबी को पत्र लिखा गया कि उससे जो है स्वीकृत करके इस गांव में बिजली लगाई जाए। ये मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जीवंत समस्याएं, वो इन चौपालों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पता चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार अब उजागर करेगी कि ये जो 18 साल की सरकार है, इसकी कार्यशैली, इसका डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह से फेल है। अधिकारी सरकार के किसी भी इकबाल को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और ये भगवान के भरोसे चल रही है। ये चौपालें धीरे धीरे जैसे जैसे पेनिट्रेशन में जाएंगी, ऐसी और समस्याएं आएंगी। जहां पर जंगलों को काटने पर रोक लगा दी गई है, वहां जंगल कट रहे हैं। जहां पर खदानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां खुदाई चल रही है। जहां पर सरकार बयान देकर कहती है कि सारी व्यवस्था ठीक है, वहां पर व्यवस्था खड़ी हुई है। आज ये सारी चीजें इन चौपालों के माध्यम से सामने आ रही हैं और इनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रीवा, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, सतना, यहाँ पर वार्ड स्तर पर भी हमारी चौपालें शुरू हो गई हैं
निवाड़ी में तो जो है कम से कम 10 वार्डों में चौपाल एक ही दिन में लगाई गई, अलग अलग वार्डों में 10 जगह जाकर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ये प्रयोग हुआ है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा कि ये क्राउड ये चौपालों का है, ये क्राउड चौपालों का है। रीवा के सिमरिया ब्लॉक में मनगवा में जो हमारी चौपालें हुई हैं, उन चौपालों में हजारों लोग शामिल हुए और उन कार्यकर्ताओं का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हम शीघ्र आपको ये भी बताएंगे कि कितने हजार कार्यकर्ता हमारे चौपालों के माध्यम से, नया कार्यकर्ता हमसे जुड़ा है। अभी 3,212 चौपालें लग चुकी हैं और 23,000 चौपालें लगाने का हमारा संकल्प है। अभी हमारे 2 अक्टूबर से आज 15 तारीख है, 13 दिन हुए हैं और इन 13 दिनों की एक प्रगति आपको देना चाह रहे थे। दुनिया की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा करने से वह नर्मदा है। पैदल परिक्रमा के साथ श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धालु से भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड MPTB की पहल पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सुसज्जित वाहनों से यात्रियों को नर्मदा की परिक्रमा करा रहा है। 15 दिवसीय यात्रा प्रदेश के अलग शहरों से आरंभ होगी। जबलपुर, इंदौर और भोपाल में यात्रा के लिए पंजीयन कराए जा सकेंगे। यात्रा के पूर्व जबलपुर के होटल कल्चरी में आज मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया की उपस्थिति में परिक्रमा वासियों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ संत शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में परिक्रमा का विवरण किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को नर्मदा परिक्रमा कराने का उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। आज उसकी शुरुआत हमारे जबलपुर से हो रही है। इसलिए मैं और भेलो भैया जगह देख लो। आज जबलपुर में पर्यटन विभाग द्वारा माननीय अध्यक्ष विनोद गोटिया जी के द्वारा यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा की व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से जबलपुर में जिस प्रकार से एक नई परंपरा चालू हुई है, क्योंकि हमने देखे कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो तीर्थ दर्शन योजना चालू किए, जिसके कारण लगातार सीनियर सिटीजन को जो धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलता है, उसी प्रकार अब नर्मदा परिक्रमा लगाने का भी रास्ता खुल गया है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार की यात्रा यहां पे चलती रहे, क्योंकि मां नर्मदा की कृपा जबलपुर में है और पूरे मध्य प्रदेश में है। और जिस प्रकार से यात्रा शुरू हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी बहुत खुश हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और हम सभी लोग चाहते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रकार की सेवा लगातार जारी रखें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके और आने वाले समय में सभी लोग माता रानी के अपने पूरे परिक्रमा लगा सकें। के मूल में मां नर्मदा हैं, चाहे वो उसका आध्यात्म का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, उसके मूल में मां नर्मदा बसती हैं। और जब मैं पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना तो पूरे देश के मेरे मित्रों ने और मध्य प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता हूँ तो ये बात आती है कि नर्मदा की परिक्रमा करना है तो कैसे करें। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को ध्यान में रखते हुए कि मेरे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोगों को धार्मिक यात्राएँ कराते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम होने के नाते मैंने तय किया कि मैं भी पर्यटन निगम की तरफ से नर्मदा यात्रा का प्रारंभ करूंगा। और आज वो सफल दिन आया है जब मैं लोगों को यात्रा करा पा रहा हूँ। 14 रात और 15 दिन की ये यात्रा होगी। प्रतिदिन लगभग 250 किलोमीटर के लगभग की यात्रा होगी। इसमें सभी प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए हम जो हमारे यात्री जा रहे हैं उनकी यात्रा को पूर्ण करेंगे। इसमें 2 ज्योतिर्लिंग भी आएंगे, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दर्शन भी उनका रहेगा। उद्गम के भी दर्शन करेंगे, नाभि कुंड के भी दर्शन करेंगे और जहाँ खंबात की खाड़ी में माँ रेवा जाके समुद्र में मिलती हैं वहाँ भी जाने का काम होगा। और अभी ये यात्रा
जहाँ रुकने वाली है वो सब मध्य प्रदेश के पर्यटन निगम के या तो रिसोर्ट और होटल्स होंगे या फिर उसके समकक्ष अच्छे होटल होंगे। संतों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है नर्मदा दर्शन में, कोई छूट रहेगा? संतों की तरफ से अभी ऐसा कोई विषय आया नहीं है, आएगा तो उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। लेकिन नर्मदा जी की परिक्रमा संत और गृहस्थ सब करते हैं, युवा पीढ़ी कर रही है, बुजुर्ग पीढ़ी कर रही है, सबको ध्यान में रख के ये बनाया गया है और एक बड़ा अच्छा पैकेज बनाया गया। आज हम अभी जबलपुर से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हम अमरकंटक से और नाभि कुंड से और साथ में ओंकारेश्वर से 3 जगह से हमारी योजना है, ताकि क्षेत्र के हिसाब से जहाँ जिसको सुविधा हो वो वहाँ से यात्रा कर सकते हैं। 4 लोग भी अगर यात्रा करना चाहेंगे तो उसकी व्यवस्था भी पर्यटन निगम करेगा। लगातार आरोप लग रहे हैं नर्मदा महोत्सव के बाद दूसरा आयोजन हुआ, जिसका कहा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपीकरण किया जा रहा है लगातार। लोग क्या कहते हैं ये विचार करना मैं आज के इस अवसर पर उचित नहीं समझता। ये पावन अवसर है जब लोग नर्मदा की परिक्रमा करने जा रहे हैं और मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उनने ये यात्रा शुरू करने का मुझे अवसर दिया है। और जो लोग ये सोचते हैं कि इसका राजधानी भोपाल के करोद स्थित सीएम राय शासकीय सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व को समझाया गया व दैनिक जीवन में हिंदी के शब्दों में प्रयोग करने के महत्व को प्रधान अध्यापक प्रकाश चंद अहिरवार के द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व को बताया। वहीं वरिष्ठ हिंदी शिक्षक और लेखिका नम्रता जैन के द्वारा हिंदी के संवाद का महत्व छात्रों को बताया गया। और हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि आप हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और पाठ्यक्रम में उसको शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी की जो है व्यापक प्रचार प्रसार हो जाती है। छात्रों से, स्टाफ से और आमजन से भी अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें और हिंदी भाषा का सम्मान करें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और यही सबसे हमारा निवेदन है। महोदय, किस प्रकार से देखते हैं आज का जो युवा है हिंदी से काफ़ी दूर भाग रहा है और उसको हिंदी बोलना थोड़ा सा अपमानजनक भी लगता है, किस प्रकार से देखते हैं इसको और क्या संदेश देंगे इस विषय में? ऐसा तो ये हमारा मानना हो सकता है। समीकरण लीजिए, हाथ खड़े कीजिए। हिंदी का उपयोग हम करेंगे, बोलो हमेशा हम गर्व से हिंदी का उपयोग करेंगे और जितना हो सके प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का ही उपयोग करेंगे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, धन्यवाद जी। मेरा नाम नम्रता जैन है, मेरे शासकीय सरदार पटेल स्कूल में पदस्थ हूँ और मैं हिंदी को बहुत प्यार करती हूँ और हिंदी पढ़ाने में बहुत विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जो हम हिंदी भाषा से बच्चों को विस्तार से समझा सकते हैं वो हम अंग्रेजी भाषा में उतने अच्छे से नहीं समझा सकते हैं। और बच्चे भी जब पैदा होते हैं, पैदा होते से आ माँ बोलना सीखते हैं और हिंदी भाषा में मामा, चाचा, ताई, बुआ अपने रिश्तों को समझ सकते हैं। अंग्रेजी में केवल अंकल समझते हैं और हिंदी में हम लोग सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल कई भाषा है, सब में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जनगण की भाषा है और हमारी आर्य और देव भाषा का उत्तराधिकार लिए प्राचीन भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी बनकर आज हमारी भारतीय भाषाओं में सबका प्रतिनिधित्व हिंदी राजभाषा बनकर अपने क्षेत्र को विस्तारित करें। मैम, आपकी कई रचनाएं भी हैं और आपने हिंदी को कई प्रकार से अपने जीवन में भी महत्व दिया हुआ है, तो किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस अवसर पर? भारत देश जनगण का देश है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की भाषा हिंदी ही है, जिससे हम अपने देश का और हमारा खुद का और संस्कृति का विकास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महोदय, आपका परिचय? मैं पीसी अहिरवार, हमारी माध्यमिक शाला सरदार पटेल करों से, और आज जो है हिंदी भाषा का महत्व इस पर कार्यशाला आयोजित है। सभी स्टाफ में हमारे बच्चे सभी मौजूद हैं और सभी से निवेदन है और सलाह भी है, मशवरा भी है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें अपने आम जीवन में भी और लिखित में भी, मौखिक में भी। आधिकारिक भाषा हो, चाहे हमारे घर परिवार में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो,
हिंदी भाषा का प्रयोग करें और अपनी हिंदी को सुदृढ़ बनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम पले बड़े हैं, है ना। और हिंदी बड़ी चमत्कारी भाषा भी है, तो उसमें बहुत सारे रस छंद अलंकार, आप उसकी गहराई में जाओगे तो काफ़ी इसमें मज़ा भी आता है, आनंद भी है। जैसे मैं एक छोटा सा 2 लाइन बता दूँ। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। इस प्रकार से एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का उदाहरण है ये। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हर एक शब्द के विभिन्न अर्थ हैं इसमें, और आपको पढ़ करके जब आप उसकी गहराई में पहुँचेंगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और विभिन्न कवियों ने भी लिखा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिल्कुल ताली थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आप भी रस को पढ़ेंगे तो वो भाव विभोर हो जाएंगे। वहाँ नरोत्तम दास जी लिखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, असवन के जल सो पग धोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये आप जब उसको हिंदी को पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तो करुण रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, नरोत्तम दास जी ने अपने सुदामा चरित्र में वर्णन किया है। इस प्रकार से तमाम विभिन्न प्रकार के रस छंद अलंकार जब हम हिंदी को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति भी होगी। तो ये हम सभी का प्रयास हो कि हम हिंदी को अच्छे से पढ़ें, व्यवहारिक रूप में पढ़ें, वैश्विक रूप में पढ़ें। तो गहराई में जब आप जाएंगे, BA MA करेंगे, PhD करेंगे, तो आपको हिंदी में बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।